नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रदर्शनकारी किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार और प्रदर्शन किसानों के बीच आपको बता दें कि चंडीगढ़ में अगले दौर की वार्ता होगी। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शनकारी किसान फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी को लागू करने के साथ ही कई मांग कर रहे हैं। किसानों ने पहले मांग की थी कि अगली बैठक दिल्ली में हो, लेकिन केंद्र ने इसे चंडीगढ़ में तय किया है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि किसानों की केंद्र के साथ बातचीत है आज, और केंद्र सरकार के साथ ये बातचीत जो है वो क्या कुछ रंग लाती है आगे, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आमरण अनशन पर जो है वो डल्लेवाल बैठे हुए हैं और वो भी इस बैठक में जो है शामिल होंगे। किसान संगठनों के साथ ये केंद्र सरकार की अहम बातचीत होगी। तो देखिए, पिछले कई दिनों से किसानों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उनसे बातचीत करे और उनकी मांगों पर प्रकाश डाले। साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे पहले यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने किसानों के साथ बातचीत की। उसके बाद फिर केंद्र सरकार की एंट्री हुई। केंद्र सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जो किसानों के साथ बातचीत करता है। किसान संगठनों की 13 मांगे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। देखिए, एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले, उन्होंने कहा। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो और डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए, तीसरी मांग। चौथी मांग आपको बता दें, किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और पेंशन दी जाए। पांचवी मांग उन्होंने की है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। छठवीं मांग, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। इसी के साथ साथ अगली मांग है, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए और किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी मिले। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द कर दिया जाए और मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए की दिहाड़ी दी जाए और नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। और लास्ट, मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। तो ये 13 मांगे आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जो कि किसानों के द्वारा की गई हैं और एक एक करके हमने आपको हर एक मांग जो थी वो आपके सामने रख दी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ आज बातचीत होनी है, जिसमें डल्लेवाल जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए पिछले कई दिनों से किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर भू कानून सदन में सदन में पास हो गया है। भू कानून आपको बता दें कि विधानसभा में ध्वनि मत के साथ ये भू कानून जो है वो पास हुआ है। भू कानून पर सीएम धामी ने कहा कि जनभावना के आधार पर ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं भू कानून से जुड़ी। देखिए, इसको लेकर चर्चा जो थी वो पहले से ही गर्म थी और अब सशक्त भू कानून की मांग को देखते धामी सरकार करीब 3 साल से काम कर रही थी और वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व जो सचिव थे सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने 5 सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। तो भू कानून पर जो गतिविधियां चल रही हैं वो काफी दिनों से चल रही हैं। आपको बता दें कि जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने उत्तराखंड और भूमि व्यवस्था अधिनियम यानी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने इस कानून में होने वाले संशोधन पर भी बात की। उन्होंने सदन में बताया कि राज्य में जमीनों को भूमाफियाओं से बचाने, प्रयोजन में इतर इनका दुरुपयोग रोकने की जरूरत को समझते हुए कानून में बदलाव किया जा रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? भारतीय, देखिए कल जो है उत्तराखंड के लिए एक बड़ी खबर क्योंकि भू कानून को उत्तराखंड में लागू कर दिया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरंतर जो है बड़े फैसले लेते जा रहे हैं। जहां भी यूसीसी यहाँ पे लागू किया था, अब जो है भू कानून यहाँ पे भू कानून को मंजूरी मिल गई है विधानसभा से। अब जो है ये
राज्यपाल को भेजा जाएगा। उसके बाद वहां से संस्तुति होने के बाद जो है पूरे राज्य में ये लागू हो जाएगा। और जिस तरीके के नियम कायदे इसमें बनाया है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड वासियों के लिए राहत की ये बड़ी खबर है, क्योंकि जो जमीन की खरीद फरोख्त जिस तरीके से चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। हालांकि विपक्ष जो है इसके कई नियमों को लेकर विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जब नियम कायदे पूरी तरीके से सामने आएंगे, जनता की समझ में आएंगे, उसके बाद ही इस पर जो है तमाम बातें, तमाम चर्चाएं होंगी। लेकिन बहरहाल ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी ने जो वादा किया था और जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ बड़े बड़े फैसले ले जा रहे हैं और अपने जो भी फैसले की वो बात कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं लागू भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड में जो भू कानून अभी पास किया गया है वो एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के खाते में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में। जी देखिए, जब ये भू कानून पास किया जा रहा था तब धामी ने साफ तौर पर कहा था कि जमीनों को भूमाफियाओं से बचाने और दुरुपयोग रोकने की जरूरत को समझते हुए इस कानून में बदलाव किया गया है। अगर मैं आम जनता के परिदृश्य में बात करूं मदन, तो आसान भाषा में क्या कुछ बदल जाएगा इस कानून के लागू होने से? वाकई सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर जिस तरीके से जमीनें खरीदी बेची जा रही थी वो पहले रोक थी और उत्तराखंड में जो है जमीनी खरीद बाहरी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन 2018 में जिस तरीके से त्रिवेंद्र सरकार ने जो है ये रास्ता एक खोला था तमाम लोगों के लिए और उन्होंने जमीनें खरीदी, पहाड़ों में जमीनें खरीदी, लेकिन पर्पज कुछ उसका और था, लेकिन दिखाया कुछ और। उसके बाद जो है उसको प्लॉटिंग करके बेचा गया, जबकि जमीनें जो उस समय जो रास्ता खोला गया था वो इसलिए था कि अगर कोई यहाँ पे बड़ा उद्योग लगाता है उसके लिए वो जमीनें दी गई थी। लेकिन और उस कारण जो है तमाम जमीनें जो है लोगों ने खरीदी और कहीं ना कहीं पहाड़ों में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी वो उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। और अब जो है पहाड़ों की जो जमीन है वो सेफ रहेगी और जिस तरीके से पलायन हो रहा था, सबसे बड़ी बात यह है कि जमीनें जैसे जैसे खत्म हो रही थी तो लोगों का पलायन भी बढ़ रहा था। इससे कहीं ना कहीं पलायन रुकेगा। और जो आसान भाषा में अगर इसको कहा जाए तो जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो आम ग्रामीण है, वो जमीनें नहीं खरीद पा रहे थे, बाहरी लोग आके उसकी कीमतें उसको बढ़ा रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी। निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड के आम जनमानस है वो जमीनें खरीदेगा और यहाँ पे छोटे उद्योग की शुरुआत की जा सकती है। ठीक है मदन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समर एक्शन प्लान को लेकर बैठक होगी। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बैठक बुलाई है और आपको बता दें कि पावर कट की समस्या पर यहां पर चर्चा होगी। डिमांड और सप्लाई को लेकर यह बैठक होनी है, तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप ये भी देखिए कि आम आदमी पार्टी ने पावर कट को मुद्दा बनाने की कोशिश की है और अब उसी मुद्दे से निपटने के लिए अब आशीष सूद जो हैं वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्री हैं आशीष सूद और उन्होंने देखिए बैठक बुलाई है और पावर कट की समस्या पर आज चर्चा होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि समर एक्शन प्लान को लेकर भी बैठक होनी है, क्योंकि मुफ्त बिजली का वादा भी भाजपा ने किया है और इस वादे को किस तरीके से भाजपा पूरा करेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम तरीके का रोड मैप जो है वो इसको लेकर तैयार किया गया है। अब जबकि जिम्मेदारी जो है वो आशीष सूद के कंधों पर है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री वो हैं, इसलिए अब देखिए वो भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बैठक बुलाई है और इस बैठक में पावर कट की समस्या पर चर्चा होगी। वहीं आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल से हमारे संवाददाता आशीष वर्मा ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 का एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इस बजट में कई बड़ी परियोजनाएं भी शुरू होने वाली हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो गंगा एक्सप्रेसवे की बात की जाए जो हरिद्वार से सीधे जाकर के जोड़ेगा। ऐसे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। सर, ये कैसे चीज़ें होंगी गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार? मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक बड़ा सौगात देने का काम किया, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक काम लगातार चल रहा है बहुत तेजी से। अभी कैबिनेट की बैठक जब प्रयागराज में थी तो मैंने उनसे निवेदन किया कि गंगा एक्सप्रेसवे गंगा से गंगा तक जुड़े, यानी हरिद्वार से प्रयागराज तक। तो मुख्यमंत्री से निवेदन को मैंने स्वीकार किया और चूँकि मैं मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ
तो मेरी जिम्मेदारी भी है अपने क्षेत्र को कुछ सौगात दिलवाने की। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत कम समय में उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। स्वीकृति प्रदान नहीं कर दी बल्कि 50 करोड़ रुपए का धन भी आवंटित कर दिया, बजट के अंदर उसकी व्यवस्था की है। अब ये लगभग 1000 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा, प्रयागराज से जुड़ेगा, तो वहाँ के एक सामरिक मायने भी हैं। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो प्रयागराज में और इस रास्ते से होकर के उत्तराखंड जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल जाते हैं। तो उन सब के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। और आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने भी इसकी स्वीकृति दी है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। यानी वो हिस्सा, अपना हिस्सा उत्तराखंड सरकार बनाएगी और यूपी तक का हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। एक बढ़िया अचीवमेंट हमारे जनपद के लिए, इस एक्सप्रेसवे के लिए हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का, अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। एक शानदार सौगात जनपद को दी है और जनपद की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन भी किया। और सर, ये जो परियोजना है, दो सरकार है, एक यूपी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, दोनों में बातचीत भी हो गई। काम सर कब तक से चालू होगा? क्योंकि देखिए एक इसमें बड़े श्रद्धालु भी जाएंगे अगर देखा जाए तो गंगोत्री, यमुनोत्री घूमने के लिए। देखिए इस बात से आप ये संकेत समझ सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितनी तेजी से काम हो रहा है। यानी मात्र 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर स्वीकृति होना और दोनों की सहमति बनना, ये बड़ी बात हो सकती है। फाइलें भी नहीं चलती हैं, पर मुख्यमंत्री ने उसकी स्वीकृति दे दी, बजट भी जारी कर दिया। उसकी बजट की स्वीकृति होगी, जारी हो जाएगा। तो इसके आने से पूरे इस हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे एक बड़ा काम हो जाएगा। और उत्तराखंड में जाने वाले सब यात्रियों के लिए, व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री के लोगों के लिए, चूँकि हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देहरादून में एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और उसमें उनको भी प्रगति मिलेगी और व्यापार के, व्यवसाय के संबंध बनेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अनेक प्रकार की संभावनाएं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी। इस बार का बजट ऐतिहासिक बजट था, आपका भी विभाग है उसमें, कैसे देख रहे हैं सर? निश्चित रूप से एक बड़ा काम हुआ है। हमारे विभाग को भी पैसा मिला है। टाटा के साथ हमारा MOU हो रहा है। पीछे 150 ITI, उसके बाद 62 ITI, उनको धन का आवंटन हुआ है। और मुख्यमंत्री हमारे विभाग के लिए लगातार धन दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में, गरीबों के मकान के लिए और महिलाओं के पेंशन के रूप में, किसानों किसान सम्मान निधि के रूप में लगातार, यानी चहुमुखी विकास और सबके लिए कुछ न कुछ कल्याणकारी योजनाएं। और मुख्यमंत्री बहुत सहृदयी हैं, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ प्रदेश की जनता के लिए, एक बड़ा काम। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 लाख करोड़ का बजट, 8,08,000 करोड़ का बजट सामान्य राशि नहीं है। तो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, व्यापारी का व्यापार चल रहा है, इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, लोग GST दे रहे हैं, तभी ना पैसा इकट्ठा होता है। यानी प्रदेश लगातार प्रगति की ओर है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जिस संकल्प के साथ इस सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ी भूमिका है। और जो इतना बड़ा बजट आया है, ये इस बात का भी संकेत है कि उत्तर प्रदेश लगातार व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि सरकार का जो बजट है काफ़ी ऐतिहासिक बजट है और बड़ा बजट देखा जा रहा है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी दौरे पर सीएम योगी नजर आएंगे। आपको बता दें कि कुंभी में बायोप्लास्टिक प्लांट का वो शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। छोटी काशी कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे सीएम योगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें करोड़ों की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करते हुए वो नजर आएंगे। सीएम दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज का जो दिन है वो बड़ा ही अहम माना जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज लखीमपुर दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। कुंभी में बायोप्लास्टिक प्लांट का वो शुभारंभ करेंगे और छोटी काशी कॉरिडोर का भूमि पूजन करते हुए भी सीएम योगी नजर आएंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो पहले से ही कर ली गई थी। इसी के साथ साथ आपको बता दें करोड़ों की परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे और सीएम दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। वहीं अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर देश विरोधी ताकतों और टेरर फंडिंग को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है।
जिसमें उन्होंने कहा है कि बार बार ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसमें विदेश से धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के लिए राशि भेजी जा रही है। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी। ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के पंचायत चुनाव को लेकर किए गए दावों पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की पोल खुलने वाली है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये तथ्य आते रहे हैं देश के सामने कि विदेशों से राशि अनेक ऐसी संस्थाओं को आती है जो धर्मांतरण से संबंधित काम करती है, देश विरोधी काम करती है। ऐसी संस्थाओं की उन पर लगातार कार्यवाहियां हुई भी है देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद, और अभी भी जहां कहीं भी होगा निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करनी चाहिए, रोक लगे ये आवश्यक है। देखिए, ऐसी जो कार्यवाही जो समाज विरोधी है, देश विरोधी है, उन पर कार्यवाही निश्चित रूप से होनी चाहिए और हो रही है और होगी भी। कांग्रेस पार्टी के दावे बार बार आप लोगों ने देखे हैं और दलीय आधार पर ना होने का वो लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर कांग्रेस के इन दावों की पोल आने वाले समय में अपने आप खुल जाएगी। वास्तविकता ये है कि अधिकांश जनपद क्षेत्रों में, जिला पंचायत क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत घोषित किए गए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में जीते हैं। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनावों में उनकी जो दुर्दशा हुई है उस पर गौर करे। शहरों में इतनी दुर्दशा हुई है, गांवों में भी उनकी दुर्दशा इसी तरह से होना निश्चित। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव जेल से 6 महीने के बाद रिहा हो गए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। दस्तावेजी प्रक्रिया के बाद देवेंद्र यादव की रिहाई हो गई है। सेंट्रल जेल के बाहर समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। जेल से रिहा होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में देवेंद्र यादव ने कहा कि सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधायक देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि 6 महीने बाद जेल से बाहर वो आएंगे और बलौदाबाजार हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ये बड़ी राहत मिली है। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि विधायक देवेंद्र यादव, जिनको 6 महीने बाद जेल से रिहा किया जा रहा है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों कुछ न्यूज चैनल और पोर्टल आजकल बिना जानकारी के भ्रामक खबर फैलाने का कार्य कर रहे हैं, जबकि न्यूज चैनल और पोर्टल का कर्तव्य जनता की जो सच्चाई है उसको रूबरू कराना है और ना कि भ्रामक खबरें फैलाना है। और इसी पर आपको बता दें कि तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर एक ऐसा ही मामला जो है वो क्रेंडा विभाग से भी सामने आया है, जहां कुछ अधिकारियों की झूठी शिकायत पर एक न्यूज़ पोर्टल भ्रामक खबरों को फैला रहा है, जिसके खिलाफ अब क्रेंडा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपको बता दें कार्रवाई के लिए आवाज़ उठाई है, माफ़ कीजिएगा, और जिसके लिए उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।